चैनल। पिछले वीडियो में वी सॉ मनी एज अ यूनिफायर। तो हम यूनिफिकेशन ऑफ मैनकाइंड की बात कर रहे हैं। 3 यूनिफायर्स हैं, मनी, एम्पायर एंड रिलीजन, जो ह्यूमन काइंड को, मैनकाइंड को यूनिफाई करते हैं, एंड देन दैट लीड्स टू द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो टुडे, लाइक इन द लास्ट वीडियो वी स्पोक अबाउट मनी और इकोनॉमिक यूनिफायर। नाउ टुडे विल टॉक अबाउट द पॉलिटिकल यूनिफायर। जो एम्पायर्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, पहले भी हमने पढ़े हैं इमेजिन्ड ऑर्डर्स के रूप में, इमेजिन रियलिटीज के रूप में। तो उसी तरह से एम्पायर्स को दो क्लासिफिकेशन, जस्ट लाइक यहाँ पर हमने क्लासिफाई किया, मनी क्या है, इधर इट इज अ रूट ऑफ ऑल इविल और वेदर इट इज अ एपोजी ऑफ ह्यूमन टॉलरेंस। ठीक है, इस तरह का हमने उसमें जाना था। उसी तरह से एम्पायर को हम एक तो ऐसा कह सकते हैं कि इट इज लाइक अ पॉलिटिकल ऑर्डर विद कल्चरल डाइवर्सिटी एंड टेरिटोरियल flexibility. Now these fancy terms you can use it in your society, at many other places also, like in your essay, in your optional, in your sociology or whatsoever. ठीक है, ये words जो हैं बहुत ही fancy लगते हैं जब आप answers में sprinkle करते हैं, especially in your essays. Such kind of words really attract and your optional also of course. तो political order with cultural diversity, ठीक है, एंड और टेरिटोरियल फ्लेक्सिटी। क्या ये जो एम्पायर्स हैं वो आपके टेरिटोरियल फ्लेक्सिटी को दर्शाते हैं और कल्चरल डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं, या क्या एम्पायर्स इविल इंजन्स हैं आपके डिस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लॉइटेशन के लिए? ठीक है, अगेन लाइक इट इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, इस तरह का उनमें देखने को मिलता है। देन इट लाइक इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है मेजरली। ठीक है, इस चीज़ को आप पॉज करके देख सकते हैं कि हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं आपके एम्पायर के वो वर्कआउट होते हैं। मतलब इसमें कहने का क्रक्स यही है इतना कि जो जैसे हमने मनी के बारे में देखा कि हाउ इट इज एक्टिंग लाइक अ यूनिफायर, तो एम्पायर ऑल्सो एक्ट्स एज अ यूनिफायर, ईदर इन द पॉजिटिव वे और अ नेगेटिव वे। ठीक है, अगर नेगेटिव डिस्ट्रक्शंस करने हैं तो भी हम एम्पायर का यूज करते हैं, बिकॉज वी नीड पॉलिटिकल पावर, एंड ऑल्सो इफ वी वॉन्ट टू डू सम काइंड ऑफ अ कल्चरल एडवांसमेंट और a good thing for the society, then also we need unifiers like empire. So इतनी सी सिंपल बात है। अब इसके डिटेल में आप जाके करोगे भी क्या, how else will you be able to use that concept right in your syllabus? तो it is better we talk about such things that are going to be helpful for us in the syllabus. ठीक है, और मैंने ये I think पहले भी बोला है कि this is not like a book review or a audio book that is running. I am picking up things that are going to be useful for you in the syllabus of anthropology, especially in your competitive exams. So that is the purpose of this series. तो religion aspect जो है ये third great unifier है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि whether it is a unifier or it is a source of discrimination, disagreement and disunion. राइट, तो यहाँ पर भी वेदर इट इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। अब यहाँ पर ना कुछ टर्म्स हैं जैसे हमारे सिलेबस में है एनिमिज्म एक्सेट्रा, तो उनके ब्रीफ में डेफिनेशंस हैं जो आप आपके आंसर्स में लिख सकते हैं, कोट कर सकते हैं। एनिमिज्म को जो है, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ एनिमिज्म? इट इज स्पिरिचुअल इक्वालिटी विद प्लांट्स एंड एनिमल्स, दैट यू, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग दैट हैज लाइफ इज बेसिकली इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में हम, जैसे एनिमिज्म है रिलीजन एस्पेक्ट में एंड इनिशियल स्टेज में जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम स्पिरिचुअली इक्वल अपने से मान रहे हैं। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के आते आते हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को हमारी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। ठीक है, फिर हमने उसी स्टेज में गॉड का ओरिजिन कर दिया। ठीक है, वी गिव बर्थ टू गॉड। Why? Because we wanted a mediation between the humans and the mute animals. That is why we created God. और उससे क्या हुआ, हमको abundant harvest मिला। ठीक है, और flocks, हमको जो है fecund flocks मिले, that is they could replicate or rather reproduce themselves, and we could get the resources that we needed out of the animals and plants. So that is why we created God. ठीक है, और God in the sense of what? Like thunder God, रेन गॉड, सन गॉड, इस तरह से हार्वेस्ट गॉड, फॉरेस्ट गॉड, इस तरह से हमने गॉड्स का ओरिजिन किया ताकि वो मीडिएट करे हमारे और म्यूट एनिमल्स के बीच में। उसके बाद में डेवलपमेंट हुआ पॉलीथीइस्टिक रिलीजन। अब ये हमारे सिलेबस में है, मोनोथीइज्म एंड पॉलीथीइज्म। तो यहाँ पर आप काफी चीजें इन एडिशन लिख सकते हैं और एक कॉन्टिन्यूम के थ्रू आप पढ़ते हैं, जैसे बेसिक मोनोथीइज्म है, एक्सक्लूसिव मोनोथीइज्म है, लाइकवाइज यू कैरी फॉरवर्ड टिल द पॉलीथीइज्म रिलीजन। लेकिन इसके कंक्लूजन में आप एक नया वर्ड ऐड कर सकते हैं, दैट इज सिंक्रेटिज्म। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इस बुक से आप उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। सो पॉलीथीइस्टिक रिलीजन बेसिकली क्या है, आपका पावर एंड अथॉरिटी को एनकम्पास करता है सारे किंगडम में। ठीक है, पॉलीथीइस्टिक रिलीजन आफ्टर दैट ऑल्सो इट इज लाइक अ वर्ल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द रिलेशन बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमंस। इन अदर वर्ड्स कि पॉलीथीइज्म का मतलब है कि मल्टीपल गॉड्स हैं, मल्टीपल गॉड्स हैं मतलब इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट द सोसाइटी इज ऑल्सो स्ट्रैटिफाइड, there is someone lower, there is someone higher in the society also. Power and authority को establish कर रहा है। The same thing justifies in the religion aspect also. ठीक है, जैसे इस्लाम है वो एक मोनोथीइस्टिक रिलीजन है। ठीक है, एंड जनरली ऐसा माना जाता है कि इस्लाम को फॉलो करने वाले भी इगैलिटेरियन सोसाइटी मेंटेन रखते हैं,
विच इज नॉट कम्प्लीटली ट्रू। वो भी कल्चर चेंज के थ्रू काफी चीजें चेंज हुई हैं उनके भी रिलीजन में, बट मोर और लेस वी कैन अंडरस्टैंड दिस फैक्टर, राइट। सो पॉलीथीस्टिक रिलीजन, सो सोशल स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो अगर प्लूरलिटी ऑफ गॉड्स है, इफ देयर आर मल्टीपल गॉड्स दैट वी लाइक वी अडियर टू, तो ये एक तरह से रिलीजियस टॉलरेंस को भी प्रमोट कर रहा है, ठीक है। और ये भी लाइक एक व्यू पॉइंट दे रहा है कि किस थोड़े जो गॉड्स हैं उनके पास पार्शियल पावर्स हैं, तो दे आर द लोअर गॉड्स, एंड देन देयर इज एन ऑल एनकम्पासिंग गॉड ऑल ओवर, ठीक है, विच गेव बर्थ टू द मोनोथीस्टिक रिलीजन, की जो नीचे के पावर्स हैं, पार्शियल पावर्स जिनके पास है, व्हाई नॉट वी कंसिडर देम एज फेरीज एंड यू नो एंजल्स, एंड जो ऑल एनकम्पासिंग गॉड है, जो मेन सुप्रीम पावर है, उसको हम एक ही एंटिटी माने, तो देन केम द बर्थ ऑफ मोनोथीस्टिक रिलीजन। अब यहाँ पर भी जो है लोकल मोनोथीज्म एंड मिशनरी मोनोथीज्म, इस तरह से भी आप क्लासिफाई करके लिख सकते हैं आपके आंसर्स में, जैसे हम बेसिक मोनोथीज्म एंड एक्सक्लूसिव मोनोथीज्म वगैरह के बारे में लिखते हैं, ठीक है। अब उनके एग्जाम्पल्स क्या है? लोकल मोनोथीज्म, लोकल जगह पर मोनोथीस्टिक प्रैक्टिस करना, जैसे जुडाइज्म है, वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही प्रैक्टिस किया जाता है। लेकिन मिशनरी मोनोथीज्म जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है, ब्रिटिशर्स brought in Christian missionaries and converted a lot of tribal regions also of India into Christianity, right? So that is missionary monotheism. तो इस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक स्टेटमेंट आप आपके आंसर में लिख सकते हैं। ये सारा कुछ आपके रिलीजन वाले चैप्टर में, यूनिट 5 ऑफ योर पेपर 1, वहां पर आप ये सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। सो लाइक एनिमिज्म सर्वाइव्ड विद पॉलीथीज्म, पॉलीथीज्म सर्वाइव्स विद मोनोथीज्म। तो ऐसे जनरली कभी नहीं होता कि हम जो पढ़ते हैं एवोल्यूशनरी प्रैक्टिसेस के थ्रू, जैसे क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट ने इस तरह से बोला, इसके बाद ये, इसके बाद ये, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जैसे एनिमिज्म के साथ पॉलीथीज्म वाज सर्वाइविंग, उसी तरह से आज पॉलीथीज्म के साथ मोनोथीज्म रिलीजन्स भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है। फिर पॉलीथीज्म ने ऑल्सो इट गेव बर्थ टू डुअलिस्टिक रिलीजन। नाउ दिस इज एडिशनल एस्पेक्ट इन एडिशन टू द सिंक्रेटिज्म दैट यू राइट इन कंक्लूजन। आप बीच में ये डुअलिस्टिक रिलीजन्स के बारे में भी बता सकते हैं। डुअलिस्टिक इन द सेंस दो, देयर इज गुड एंड इविल, ओके, बॉडी एंड सोल, इस तरह से डुअलिस्टिक रिलीजन्स है। जैसे ज़ोरास्ट्रियन है, गुड एंड बैड की बात करते हैं, उसी तरह से नॉटिज्म या मैनिशनिज्म तो बॉडी एंड सोल में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो दिस वे डुअलिस्टिक। एंड मोनोथीस्टिक रिलीजन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ देम? उन्होंने डुअलिस्टिक बिलीफ्स को अब्सॉर्ब कर लिया, ठीक है। वो एक ही के विद इन ला रहे हैं कि एक गॉड है, उसी के थ्रू। जो नीचे बहुत ही एक अच्छा स्टेटमेंट है, वो एज इट इज आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं आपके आंसर्स में। सो मोनोथीस्टिक रिलीजन, दे अब्सॉर्ब द डुअलिस्टिक बिलीफ्स एंड दे ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर, ठीक है। पॉलीथीज्म मतलब हमने देखा सोसाइटी में ऑर्डर हमको क्रिएट करना पड़ेगा, स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी क्रिएट करनी पड़ेगी, बट दैट इज नॉट नेसेसरी इन द मोनोथीस्टिक रिलीजन्स। वहां पर ऑर्डर का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, because there is only one God and the society is moving towards getting into egalitarianism, which is not completely true, but theoretically it is fine to understand that way. नाउ मोनोथीज्म जो है एक कलाइडोस्कोप है। कलाइडोस्कोप आप समझते हैं कि ठीक है, आप गूगल कर लेना। तो मोनोथीज्म इज अ कलाइडोस्कोप ऑफ व्हाट? मोनोथीस्टिक गॉड, एक ऊपर गॉड है, उसमें डुअलिस्टिक डेविल्स, गुड एंड बैड डेविल्स हम देखते हैं, ठीक है। देन पॉलीथीस्टिक सेंट्स, देयर आर मल्टीपल पोप्स एंड एवरीवन। देन एनिमिस्टिक घोस्ट, ठीक है, बहुत ही जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, एनिमिस्ट घोस्ट, दैट मीन्स घोस्ट आर इन प्लेंटी। देन कम्स द सेंट्स, देन द डुअलिस्टिक डेविल्स एंड देन द मोनोथीस्टिक गॉड। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है, दिस गेव बर्थ टू सिंक्रेटिज्म, ओके। तो ऊपर हमने देखा पॉलीथीज्म गेव बर्थ टू व्हाट? डुअलिस्टिक रिलीजन्स। उसी तरह से मोनोथीज्म का कोलाइडोस्कोप वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू हमको सिंक्रेटिज्म का बर्थ हुआ। इट इज नथिंग बट द सेम कॉन्सेप्ट। जो मोनोथीज्म हम कोलाइडोस्कोप के फॉर्मेट में देख रहे हैं, इस तरह का सेटअप जो है वही सिंक्रेटिज्म है, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं सुपर ह्यूमन ऑर्डर इज गवर्निंग द वर्ल्ड। जो ये कॉन्सेप्ट है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉज के बेसिस पे ही जो है सुपर ह्यूमन ऑर्डर हमने क्रिएट किया है, ओके। एंड ये डायग्राम है जो आप कोट कर सकते हैं। इट सजेस्ट द सेम पॉइंट। रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ ह्यूमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज दैट इज फाउंडेड ऑन द बिलीफ ऑफ सुपर ह्यूमन ऑर्डर, ठीक है। तो बोथ आर इंटरलिंक्ड। हमारी जो नॉर्म्स हैं एंड सुपर ह्यूमन ऑर्डर है, वो दोनों इंटरलिंक्ड हैं, एंड विच गिव बर्थ टू द रिलीजन बीच में, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। देन कम्स द थीस्ट रिलीजन्स, that is we are worshipping gods। तो हम थीस्ट रिलीजन को बिलोंग करते हैं। बट टुडे आज जो रिलीजन हम फॉलो कर रहे हैं, दे आर ह्यूमनिस्ट रिलीजन्स, ठीक है। वी आर वर्शिपिंग ह्यूमंस, वी आर फोकसिंग ऑन नर सेवा रादर देन नारायण सेवा जो हम करते हैं। तो अब इसमें भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, जैसे लिबरल ह्यूमनिज्म है, सोशलिस्ट ह्यूमनिज्म है, एंड एवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म है। लिबरल ह्यूमनिज्म, इट टॉक्स अबाउट ह्यूमन राइट्स, इट टॉक्स अबाउट फिनोमेनोलॉजी,
जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट द इनर कोर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इट इज इंडिविजुअलिस्टिक बेसिकली, लिबरल ह्यूमनिज्म। सोशलिस्ट जो है कलेक्टिव वॉइस ऑफ ह्यूमंस। इनइक्वालिटी इज द, ये आप इस तरह से कोट कर सकते हैं कहीं भी, यू कैन यूज इट इन योर एसेज आल्सो। इनइक्वालिटी इज द वर्स्ट ब्लास्फेमी अगेंस्ट सैंक्टिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब इक्वालिटी या इगैलिटेरियनिज्म इज द रियल वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीजन्स। देन कम्स द एवोल्यूशनरी ह्यूमनिज्म। अब यहाँ पर सुपर ह्यूमंस एंड सब ह्यूमंस की तरह हम कोट कर सकते हैं, एंड विच प्रमोट्स रेसिज्म इन अ वे, ठीक है। आर्यन रेस या सुपीरियर रेस, जैसे ध्रुव पास का वीडियो में भी हमने बोला, दे कंसिडर देमसेल्व्स एज प्योर रेस, ठीक है, प्योर आर्यन रेस। तो वो जो है दे आर सुपर ह्यूमंस बिकॉज दे आर हैविंग सम डिस्टिंक्ट जीन्स, they are in they have undergone such mutations that they allow them to be known as superhumans. but subhumans हम किसको कहेंगे? जैसे क्रिश्चियंस हैं वो जूस को subhumans मानते हैं, जैसे हम हेट्रोसेक्सुअल्स हैं तो हम होमोसेक्सुअल को जो है subhumans मानते हैं। anything that is not natural to us we call them as subhumans। तो ये है evolutionary humanism, ठीक है, किसी को ऊपर किसी को नीचे देखना। अब अगर अगली बात करें हम, तो where are we heading to, ठीक है। ये सुपर एंड सब ह्यूमंस की हमने देख ली बात। तो अब यहाँ पर जो पहले हम एक तरह से सुपर ह्यूमंस को रेवियर करते थे, एक तरह से वो रेयरिटी थी, लेकिन आज जो है हम ही सुपर ह्यूमंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्रू आर डिजाइनर बेबीज, दैट इज 3D बेबीज, ठीक है, एंड यूजेनिक्स। इनके थ्रू हम जो है डिजाइनर बेबीज या सुपर ह्यूमंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट यू कैन राइट इन योर लाइफ साइंसेस, ठीक है। हम एंथ्रोपोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस को पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट में, तो वहां पर आप इस चीज को कोट कर सकते हैं एज अ वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगेन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द इकोलॉजिकल डिजास्टर और आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजिकल पैराडाइज। क्या हम उसको टेक्नोलॉजी को इतनी अच्छी तरह से यूज करें कि सारा कुछ ऐसे हेवन या पैराडाइज की तरह लगे, या आर वी मूविंग टुवर्ड्स अ disaster, ठीक है। it is going to be a combination of both, and that is why your SDG 16 consumer responsible consumerism that comes to play। तो वहां पर भी आप इस चीज को ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी एक स्टेटमेंट है which you can use, these are well framed sentences that you can directly quote in your answers or essays, whichever is feasible। तो history cannot be explained deterministically and it cannot be predicted because it is chaotic। history is chaotic, वो कभी एक particular order follow नहीं करता। it will have multiple dimensions that it can move forward depending on what the choices that stage of people are taking, ठीक है, उसको determine नहीं कर सकते हैं हम। तो फिर हमको study करने की क्या जरूरत है history, because फ्यूचर जानने के लिए नहीं, लेकिन होराइजन्स को वाइडन करने के लिए। नाउ दिस स्टेटमेंट इज व्हाट इज यूज्ड इन हिज नेक्स्ट बुक, दैट इज होमो डुएस। इसी के थ्रू वो वेरियस वाइडन होराइजन्स को हमको इंट्रोड्यूस करते हैं कि किस तरह का हमारा जो है फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। सो ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर हाउ इट इज गोइंग टू बी, इट इज जस्ट शोइंग अस द डायमेंशन, जो हम अगली बुक का जब हम वैल्यू एडिशन स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू कैन यूज, नाउ यू विल नॉट फाइंड कंटिन्यूटी इन दिस, ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू सी द स्टोरी बिहाइंड द बुक, उसके लिए तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। I am here to just give you value addition that you can use in your answers, ठीक है। next bit of information is relating the memetics with genetics, ठीक है। memetics क्या है? replicating the cultural information, in other words it is just like acculturation, ठीक है, you're replicating the cultural information। जैसे genetics है, it is the replication of your genetic information। now memetics is nothing but it is a twin sister of postmodernism। तो postmodernism theory है हमारी, वहां पर आप memetics को कोट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन इसमें हो जाता है। अब पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है ये हम समझते हैं, ठीक है। कल्चर्स प्रोपोगेट देमसेल्व्स विद लिटिल रिगार्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड, मतलब कल्चर जो है उसको हमारे ह्यूमन काइंड के बेनिफिट से कोई लेना देना नहीं है। इट विल वांट टू प्रोपोगेट इटसेल्फ ओनली, कल्चरल ट्रांसमिशन उनका चलते रहना चाहिए, दैट इज देयर पर्पस। इट इज नॉट हैविंग एनी रिगार्ड्स फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। जैसे नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म विल बेनिफिट इटसेल्फ, अगर नेशनलिज्म फॉलो कर रहे हैं तो उस नेशन को ही बेनिफिट होगा। लाइकवाइज गेम थियोरी है, वो प्लेयर्स को हार्म करती है, ठीक है। इट इज वरीड अबाउट ओनली द गेम थियोरी, उसके वेलफेयर। जैसे मान लो इंटरनेट भी है, ठीक है, इट इज रनिंग, इट डज नॉट केयर वेदर इट इज गोइंग टू हार्म द ह्यूमंस और वेलफेयर द ह्यूमंस, इट इज जस्ट अ थिंग दैट इज रनिंग, ठीक है, दैट इज द कल्चर। लाइकवाइज आर्म्स रेसिंग हो रहा है पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में। अब फायदा किसको हो रहा है? कि इन दोनों पार्टीज में से किसी को नहीं हो रहा है। किसको हो रहा है? अमेरिका, तीसरे पर्सन को आर्म्स रेसिंग जो बेच रहा है चीजें, ठीक है। तो दिस वे
तो जनरली जो हम मानते हैं कि द मोस्ट सक्सेसफुल कल्चर्स इन हिस्ट्री आर नॉट नेसेसरी द बेस्ट वंस फॉर अस। तो ये सारे जो हमने कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के टुवर्ड्स मूव हुए, तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से बाइपेडलिज्म के हमने कॉस्ट देखे, उसके नेगेटिव्स देखे। फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में मूव हुए तो अब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के भी नेगेटिव्स देखे। दैट मीन्स हिस्ट्री ने तो चुन के या हमने अपनी डिसीजन मेकिंग के थ्रू वी चोज so and so revolutions to happen, but not necessarily they are the best ones for us. They just happened because that is what was culturally transmitted from one generation to next. तो ये भी बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है जो आप कोट कर सकते हैं कहीं जहाँ पे आप यूज करना चाहें। सो या आई थिंक दिस इज all about, and next onwards मतलब next video onwards we'll talk about the scientific revolution. तो इसमें दो चीजें हैं। पहला, साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो है यूरोप में ही क्यों स्टार्ट हुआ, ठीक है, 1500 एडीज के दौरान, एंड व्हाई इट स्टार्टेड इन द सेकंड मिलेनियल बीसी ओनली। और तीसरा फैक्टर जो हम पिछले दो रेवोल्यूशंस में भी देखते आए हैं, वेदर इट हैज चेंज द फेट ऑफ आर, मतलब ह्यूमंस का फेट उन्होंने चेंज किया या सारे ही अर्थ के स्पीशीज का साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने पेस चेंज किया, उन सारे एस्पेक्ट्स पे के ऊपर हम अभी नेक्स्ट बात करेंगे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो, एंड टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट बिलो कि आपको कैसे लग रहे हैं ये सारे वैल्यू एडिशंस, और आपके कोई सजेशंस हो तो वो भी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट आफ्टर दिस सीरीज एंड्स, फ्रॉम February onwards we are going to start नो द एंथ्रोपोलॉजिस्ट का प्लेलिस्ट या सीरीज, जिसमें आप इंडिविजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में जानेंगे। एंड आई होप दैट सीरीज इज ऑल्सो एज यूजफुल एज दिस सीरीज इज, बिकॉज 2020 एंड 2021 में काफ़ी इसके ऊपर से क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो आई एम होपफुल दैट ऑल द अदर सीरीज आर ऑल्सो एज यूजफुल एज दिस वन इज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।